नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 46। जो ये सेक्शन 46 है ये यहाँ पर अबेटर के बारे में बता रहा है कि अबेटर होता कौन है और अबेटर कौन कौन बन सकता है। तो इस वीडियो में सिंपली मैं आपको यही बताने वाला हूँ अबेटर होता कौन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना जिससे आपको क्लियर होगा कि अबेटर कौन कौन हो सकता है। अब जो आपको बेरेक्ट लैंग्वेज दिखाई दे रही है ये यहाँ पर ये बता रही है ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। जो पर्सन अबेट करता है किसी पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए, हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो उकसा रहा है किसी पर्सन को, जो इंस्टिगेट कर रहा है। देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सेक्शन 45 बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अबेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। अबेटमेंट में हो सकता है इंस्टिगेट करना, मतलब कि किसी को प्रोवोक करना, उकसाना किसी को, और क्या हो सकता है कॉन्स्पिरेसी करना। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करके मतलब ये एक दूसरे को वो कोऑपरेट करते हैं ना, एक दूसरे को अबेट करते हैं। ठीक है, तो वो उकसा रहे हैं कॉन्स्पिरेसी करके, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। और तीसरा क्या बताया था मैंने, इंटेंशनल एडिंग, जहां पर इंटेंशनल एड की जाती है उसको, मतलब कि वहां पर इंटेंशन होती है कि वहां पर किसी कोई ऑफेंस करना है। ठीक है, एड करके उसको वहां पर सहायता प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये सेक्शन 46 क्लियर हो जाएगा इजीली, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी सेक्शन 45 की। अब देखिए यहाँ पर अबेटर वही होता है जो पर्सन अबेट कर रहा है, किसी पर्सन को उकसा रहा है कोई ऑफेंस करने के लिए ताकि वहां पर वो ऑफेंस को कमिट कर दे। और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ। देखिए यहाँ पर कैपेबल बाय लॉ बताया गया है, इसका मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा अच्छे से ताकि आपको क्लियर होगा कि कैपेबल बाय लॉ का मतलब है क्या। यहाँ पर कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। देखिए यहाँ पर जो कैपेबल बाय लॉ है मतलब कि वो लॉ के अंडर बाउंड है। ठीक है, अगर वो लॉ के बाहर जाकर काम करेगा तो वहां पर उसको पनिश किया जाएगा। जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर होते हैं, अब पुलिस ऑफिसर बाउंड बाय लॉ है तो अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर काम करेंगे, तो पुलिस ऑफिसर को कब हम अबेटर मान लेंगे कि ये उकसा रहा है। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए जब भी आप पुलिस स्टेशन जाकर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कराते हैं और जिस पार्टी के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो वहां पर वो पार्टी आ जाती है थाने में। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से अच्छी तरह क्लियर करा देता हूं। मान लीजिए ए पर्सन है, ए पर्सन जाता है बी पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट करने थाने में, ये पुलिस स्टेशन हो गया। अब जब बी पर्सन के खिलाफ करने जा रहे हैं ये ए पर्सन कंप्लेंट एफआईआर कराने जा रहा है तो बी पर्सन भी पुलिस स्टेशन में आ जाता है और बी पर्सन पुलिस ऑफिसर को, जो उस पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर है उस पुलिस ऑफिसर को उकसा रहा है कि आप यहां पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो यहां पर ये उकसा रहा है तो यहां पर ये क्या नहीं करता, ये यहां पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, तो ये भी यहां पर लायबल होगा। फिर अबेटर तो ये है तो ये उकसा रहा है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर ये किसको उकसा रहा है, जो यहां पर बाउंड बाय लॉ है, यहां पर इसको अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना है तो यहां पर वो नहीं करता, तो ये लॉ के अगेंस्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कैपेबल बाय लॉ। यहां पर ये कैपेबल था लॉ के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, तो यहां पर ये भी लायबल होगा फिर। ठीक है, इसको भी हम यहां पर लायबल मानेंगे और इसको भी मानेंगे कि यहां पर इसकी भी यहां पर एक किस्म से इंटेंशन थी और नॉलेज थी जो ऑफेंस यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसके दो ऑफेंस हो जाएंगे, एक तो उसने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी और एक जो ए पार्टी थी यहां पर एक एग्रीव्ड पार्टी थी, तो यहां पर इसको भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। ठीक है, दो ऑफेंस कर दिए इस पुलिस ऑफिसर ने यहां पर, तो ये कैपेबल बाय लॉ था अब उसके ए पर्सन की यहां पर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अबेटर होता कौन है। अब इसमें 5 एक्सप्लेनेशन दी गई है, इन एक्सप्लेनेशन को मैं आपको विद एग्जांपल क्लियर कराऊंगा, एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। सो प्लीज इस पूरी वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको क्लियर होगा अबेटर होता कौन है। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन 1 है यहां पर ये बता रही है द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। देखिए जो एक्सप्लेनेशन 1 है ना, जो मैंने अभी आपको पुलिस ऑफिसर का एग्जांपल दिया था, ये इसी से रिलेटेड है। ये एक्सप्लेनेशन 1 इसी को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इसी को ही। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ए पर्सन बी पर्सन के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाता है, ठीक है, और जो यहाँ का पुलिस ऑफिसर होता है वो यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलीगल ओमिशन कर रहा है, तो इसको यहाँ पर लायबल ठहराया जाएगा अगर यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है इसके कहे पर, क्योंकि यहाँ पर ये अबेटर है, ये अबेट कर रहा है, उकसा रहा है कि यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर मत कीजिए, तो इसको यहाँ पर एक क्या मान लिया जाएगा, एक इलीगल ओमिशन मान लिया जाएगा। अब इससे हटकर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक्सप्लेनेशन 1 आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ए पर्सन है, ए पर्सन एक पुलिस ऑफिसर है और
बी पर्सन है एक, ठीक है, और बी पर्सन के साथ कोई छीना झपटी कर रहा है, उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है, ठीक है, बी पर्सन का। तो ए पुलिस ऑफिसर जो है इसी के पास में होता है। तो ए पुलिस ऑफिसर की यहाँ पर क्या ड्यूटी है, यहाँ पर इसको बचाया जाए और इस पर्सन को पकड़ा जाए जो पर्सन इसके साथ छीना झपटी कर रहा है, जो इसका पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ए पर्सन क्या है, यहाँ पर बाउंड बाय लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं करता, यहाँ पर देखता रहता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलीगल ओमिशन कर रहा है। तो इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पर ये एक किस्म से ऑफेंस कमिट कर रहा है। इसकी यहाँ पर ड्यूटी थी कि इस पर्सन को बचाया जाए, ठीक है, इसके साथ जो यहाँ पर छीना झपटी कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलीगल ओमिशन कर रहा है। तो ये तो बाउंड बाय लॉ था। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 1 में लास्ट में पढ़िए क्या लिखा है, नॉट बाउंड बाय लॉ। अब मान लीजिए ये एक आम आदमी होता और बी पर्सन को देख रहा होता, तो क्या यहाँ पर ये बाउंड बाय लॉ है? नहीं है। तो यहाँ पर इसको बचाने जाएगा? नहीं। यहाँ पर ये इसकी मर्जी है, इसको बचाए या ना बचाए। जैसे मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता में जो मेरी लास्ट वीडियो थी आपने देखी होगी, भारतीय न्याय संहिता में राइट टू प्राइवेट डिफेंस था वहां पर बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये बचा सकता था, लेकिन इसकी मर्जी है ये बचाए या ना बचाए, ठीक है। लेकिन अगर ये बाउंड बाय लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ इसको यहाँ पर काम करना है, मतलब कि फॉर द पब्लिक की सेफ्टी के लिए यहाँ पर काम करना है, तो ये बचाएगा। यहाँ पर इसकी यहाँ पर लायबिलिटी बन जाती है, ये बाउंड बाय लॉ है। फिर अगर ये नहीं ऐसा एक्ट करता, अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पर नहीं काम करेगा, तो यहाँ पर एक इलीगल ओमिशन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 भी आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन 2 में। जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये यहाँ पर ये बता रही है, टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैं आपको यहीं तक समझा देता हूं। यही लाइन पहले मैं आपको समझा देता हूं। जो ये लाइन है, इसी लाइन से रिलेटेड यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दी गई है। इस वाली इलस्ट्रेशन से आपको मैं क्लियर करा दूंगा। जो इसमें ए इलस्ट्रेशन दी गई है एक्सप्लेनेशन 2 में ही, ये यहाँ पर ये बता रही है कि एक पर्सन होता है और ए पर्सन बी पर्सन को क्या बोलता है कि तू सी पर्सन का मर्डर कर दे। ए पर्सन इंस्टिगेट करता है, इसको प्रोवोक करता है, इसको उकसाता है कि तू क्या कर दे, सी पर्सन का यहाँ पर मर्डर करिया, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टिगेट कर रहा है और बी पर्सन क्या करता है, बी पर्सन रिफ्यूज कर देता है, मैं नहीं करूंगा सी पर्सन का मर्डर। तो क्या यहाँ पर ए पर्सन गिल्टी होगा जो यहाँ पर इसको मर्डर के लिए अबेट कर रहा है? बिल्कुल होगा। यहाँ पर ए पर्सन अबेटमेंट के लिए लायबल होगा कि यहाँ पर मर्डर के लिए, सी का मर्डर करने के लिए यहाँ पर इसको उकसा रहा है बी पर्सन को। तो यहाँ पर ये एक ऑफेंस कर रहा है ए पर्सन, ठीक है, इसको उकसाने का। हालांकि इसने मना कर दिया था, मैं नहीं करूंगा, इसने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं मर्डर करूंगा ही नहीं सी पर्सन का। तो फिर यहाँ पर इसको उकसाने के ऊपर, इसको मर्डर के लिए, मतलब कि जो इसने उकसाया बी पर्सन को, तो उसको यहाँ पर लायबल मान लिया जाएगा कि इसने बी पर्सन को उकसाया, ठीक है। इसको लायबल माना जाएगा चाहे इसने किया हो या ना किया हो। अब जो एक्सप्लेनेशन 2 में ही यही बता रही है यहाँ पर, टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट नॉट नेसेसरी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऑफेंस हुआ ही हो, चाहे वो वहां पर रिफ्यूज कर दे, तो वहां पर जिस पर्सन ने उकसाया है उसको तो लायबल माना जाएगा ना कि उसने उकसाया है मर्डर के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, तो मर्डर के लिए उकसाया है, उसको वहां पर लायबल माना जाएगा वहां पर उकसाने के लिए, चाहे उस पर्सन ने वहां पर वो एक्ट किया हो या ना किया हो। तो एक्सप्लेनेशन 2 की जो पहली लाइन है ये यहाँ पर यही बता रही है। अब इसी में ही जो आगे बताया गया है, और दैट द रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। इस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें जो बी इलस्ट्रेशन दी गई है एक्सप्लेनेशन 2 में, ये इसी के बारे में बता रही है, ठीक है, इसी का एग्जांपल है ये। अब ए पर्सन था, यहाँ पर ए पर्सन ने इंस्टिगेट किया बी को कि तू क्या कर, डी पर्सन का मर्डर कर दे। तो ए पर्सन तो मर्डर करने के लिए बोल रहा है बी को, और बी पर्सन क्या करता है, बी पर्सन चले जाता है बी पर्सन चले जाता है डी पर्सन का मर्डर करने के लिए। और वहां पर क्या होता है, वहां पर डी पर्सन के पेट में चाकू भोंक देता है, उसके स्टैब कर देता है पेट में, और बी पर्सन को लगता है कि ये मर गया, डी पर्सन मर गया, लेकिन यहां पर डी पर्सन बच जाता है। अब इसको ये क्या हुआ है, इसका मर्डर तो हुआ नहीं, तो यहां पर ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, तो यहां पर ए पर्सन को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा या मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि यहां पर ए पर्सन ने उकसाया। ए पर्सन को यहां पर क्या, किस लिए लायबल ठहराया जाएगा, मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। इस ए पर्सन ने यहां पर बी पर्सन को मर्डर के लिए बोला था, और बी पर्सन को यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि यहां पर डी पर्सन बच गया यहां पर, ठीक है। इसका यहां पर मर्डर नहीं हुआ, यहां पर एक किस्म से जब बचने पर यहां पर क्या लग जाएगा, फिर इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो बी पर्सन को यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर की यहां पर सजा मिलेगी, और ए पर्सन को यहां पर मर्डर के लिए सजा मिलेगी, क्योंकि यहां पर ए पर्सन ने इसको मर्डर के लिए बोला था, लेकिन यहां पर ये बच गया।
तो इसी वजह से यहां पर उकसाने वालों को वही सजा मिलेगी जो उसने पहले उसको उकसाया था। जिस वजह से कोई ऑफेंस, जो भी उसने ऑफेंस कहा था कि आप ये ऑफेंस कमिट करिए आइए, और वहां पर वो ऑफेंस नहीं भी होता है तो उसको फिर भी यहां पर लायबल ठहराया जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन 2 की सेकंड लाइन है, यहां पर ये यही बताने की कोशिश कर रही है कि कोई ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ हो, जो उकसा रहा है उस पर्सन को वही सजा मिलेगी। एक्सप्लेनेशन 2 में जो दो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लेना और एक बार बेरेक लैंग्वेज भी पढ़ लेना, तभी आपको क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं थर्ड एक्सप्लेनेशन में। जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है यहां पर ये बता रही है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अब यहां पर कैपेबल बाय लॉ की बात की गई है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। वहां पर जरूरी नहीं है कि कोई कैपेबल हो, जो पर्सन उकसा रहा है जिस पर्सन को, वो कैपेबल हो या ना हो, लेकिन जिस पर्सन ने उकसाया है उसको वही सजा मिलेगी। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अभी बताऊंगा, पहले मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ा देता हूं यहां पर क्या बता रही है। देखिए आगे पढ़िए, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, यहां पर चाहे सेम इंटेंशन और नॉलेज हो एज दैट ऑफ द अबेटर, जो उकसा रहा है यहां पर अबेटर, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। अब देखिए जो यहां पर एक्सप्लेनेशन 3 है, ये सिंपली यहां पर यही बता रही है, अगर जिस पर्सन को उकसाया जा रहा है अबेटर के थ्रू, वो पर्सन वहां पर कैपेबल हो या ना हो, लेकिन जिस पर्सन ने उकसाया है वो पर्सन उसी ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा जिस ऑफेंस के लिए उस पर्सन ने उकसाया है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जो ए इलस्ट्रेशन दी गई है, अब ए इलस्ट्रेशन यहां पर क्या बता रही है, ए यहां पर पर्सन होता है, ठीक है। अब यहां पर इसकी इंटेंशन है बी पर्सन को मारने की, और ए पर्सन सी पर्सन को उकसा देता है, और सी पर्सन यहां पर होता है या तो चाइल्ड मान लीजिए या फिर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन मान लीजिए, जो दिमाग उसमें ठीक नहीं है, या फिर कोई छोटा बच्चा है। अब ए पर्सन किसी छोटे बच्चे या फिर किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के व्यक्ति को यहां पर क्या कर रहा है, उकसा रहा है कि आप क्या करिए, बी पर्सन का क्या कर दीजिए, मर्डर कर दीजिए। अब ए पर्सन ने जिस बच्चे या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन को उकसाया है, ये अगर यहां पर बी पर्सन का मर्डर कर भी आते हैं या फिर नहीं भी करते, तो अगर मान लीजिए कर देते हैं बी पर्सन का मर्डर, ठीक है, जो बच्चा है और जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अगर यहां पे बी पर्सन का मर्डर कर भी देते हैं तो इनको तो लायबल ठहराया नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर इनको नेचर का नहीं पता इस एक्ट के, इसका नेचर क्या है। जैसे मैंने आपको प्राइवेट डिफेंस में भी बताया था, उनको नेचर का नहीं पता होता। जो अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है, जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, तो इनको यहां पर लायबल तो माने नहीं जाएगा। तो यहां पर ए पर्सन को लायबल माना जाएगा जिस ऑफेंस के लिए यहां पर इनको यहां पर क्या किया है, उकसाया है। जिस भी ऑफेंस के लिए उकसाया है, इस पर्सन को उसी ऑफेंस के लिए यहां पर सजा मिलेगी। इसको हम अबेटर मान लेंगे फिर, चाहे यहां पर कैपेबल बाय लॉ हो, यहां पर ये कैपेबल हो या ना हो, और यहां पर इन्होंने कोई एक्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन यहां पर इस पर्सन ने उकसाया तो है, तो इसी पर्सन को यहां पर सजा मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन 3 यहां पर यही समझा रही है। अब मैं आपको और एग्जांपल समझा देता हूं, जो इसमें बी इलस्ट्रेशन है। बी इलस्ट्रेशन में बताया गया है, ए पर्सन होता है, ए पर्सन इंस्टिगेट करता है बी पर्सन को, और ये बी पर्सन यहां पर एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल तक है, 7 साल के नीचे की उम्र है इसकी बी पर्सन की, और ए पर्सन बी इस छोटे बच्चे को बोलता है कि तू क्या कर, जेड पर्सन का यहां पर मर्डर कर दे, जेड पर्सन को यहां पर जान से खत्म कर दे, ठीक है। इसको मतलब कि बहला फुसलाकर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वहां पर जल्दी बहला फुसलाकर वो मान जाते हैं, तो इसी वजह से बी छोटा बच्चा है यहां पर जेड पर्सन की यहां पर डेथ कोज कर देता है। अब बी जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल कम की एज है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया भी था, जिस बच्चे की उम्र 7 साल से कम की है उस बच्चे का कोई ऑफेंस नहीं माना जाता। अगर यहां पर इसने कोई भी एक्ट किया हो, ठीक है, कोई भी एक्ट किया हो, तो 7 साल से कम उम्र के एज के बच्चे को ऑफेंस नहीं माना जाता। तो इस केस में ए पर्सन को भी लायबल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि यहां पर इसने इसको उकसाया है। हालांकि इसको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन इसको जरूर मिलेगी, क्योंकि यहां पर इसने उकसाया है, और यहां पर ये इसका नेचर भी नहीं जानता था, क्योंकि यहां पर ये छोटा बच्चा है। तो ए पर्सन को यहां पर लायबल ठहराया जाएगा, इसको पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस इसने इससे करवाया है। इससे तो इसका मर्डर करवाया, तो इसको मर्डर की सजा मिलेगी ए पर्सन को यहां पर, ठीक है। हालांकि यहां पर ये एब्सेंस था जब ये मर्डर कर रहा था, वहां पर नहीं था, फिर भी यहां पर इसको एक लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि यहां पर इसने इसको उकसाया है। अब एक और इसमें एग्जाम्पल है, सी इलस्ट्रेशन इसमें बता रही है, ए पर्सन होता है, ए पर्सन उकसाता है बी पर्सन को और बोलता है कि तू सी पर्सन के घर में जाकर के उसके घर में आग लगाया।
ए पर्सन बी पर्सन को बोलता है कि तू सी पर्सन के घर में जाकर उसके घर में आग लगाया, और ये जो बी पर्सन है ये एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है यहाँ पर, और इसको इसका नेचर भी नहीं पता, ये कैपेबल भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको बोल रहा है ये आग लगा भी आता है सी पर्सन के घर में, तो यहाँ पर बी पर्सन लायबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैपेबल ही नहीं है कोई एक्ट करने के लिए या उसके नेचर को समझने के लिए। तो यहाँ पर ए पर्सन ही लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पर ए पर्सन ने इसको उकसाया है, और इसको उकसाने पर इस पर्सन को यहाँ पर जो इसने एक्ट किया है यहाँ पर इसको सजा मिलेगी। इसको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ये अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ये कैपेबल ही नहीं है कोई एक्ट करने के लिए, इसको तो उकसाया गया है, इससे तो करवाया गया है। अब यहाँ पर ए पर्सन ही लायबल होगा सी पर्सन के घर में आग लगाने के लिए। अब चौथी इसमें इलस्ट्रेशन बताई गई है, जो डी इलस्ट्रेशन है, ये यहाँ पर बता रही है ए पर्सन होता है, ए पर्सन का इरादा होता है जेड पर्सन की प्रॉपर्टी को चुराना। अब जेड पर्सन की प्रॉपर्टी चुराना चाहता है ए पर्सन। अब ए पर्सन बी पर्सन को, बी पर्सन है जो बी पर्सन यहां पर एक मान लीजिए 22 साल की एज है इसकी, ठीक है, मेजोरिटी एज का हो गया। अब इसको बोलता है कि तू जेड पर्सन के घर जा और जेड पर्सन के घर में से मेरी प्रॉपर्टी लिया, क्योंकि जेड पर्सन के पास मेरी एक प्रॉपर्टी है, उससे चुपचाप उठाकर मेरे लिए वो मेरी प्रॉपर्टी लिया, वो प्रॉपर्टी वो मेरी है, इस जेड पर्सन की नहीं है। अब इसको तो पता नहीं है कि ए पर्सन की वो प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब इसको तो ये बताया गया ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ए पर्सन ने ये बोला कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। अब इसको तो ये एक किस्म से उकसा भी रहा है और इसको झूठ भी बोल रहा है, इसको फैक्ट सही से नहीं बताया गया, इससे कंसीलमेंट की गई है फैक्ट की, इसको मिसलीड किया गया है फैक्ट से रिलेटेड, इसको फैक्ट के बारे में सही नहीं बताया गया, और इसको ये सिर्फ यही बताया गया कि ये जो जेड पर्सन के पास प्रॉपर्टी है ये ए की ही है, ये मेरी ही करती है, मतलब ए पर्सन बोल रहा है कि ये मेरी है प्रॉपर्टी। अब ये जो बी पर्सन को इंस्टिगेट किया गया है और ये यहां पर ये लेकर आ जाता है बी पर्सन के घर में से, जेड पर्सन के घर में से प्रॉपर्टी लेकर आ जाता है और फिर इसको दे देता है, इसको इसके पोजीशन में दे देता है जेड पर्सन के घर में से प्रॉपर्टी चुरा करके। तो यहां पर क्या बी पर्सन लायबल माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पर इसने एक तो गुड फेथ में काम किया, क्योंकि ए पर्सन ने बोला था कि जो जेड पर्सन के पास में प्रॉपर्टी है वो मेरी है, और यहां पर इसको मिसलीड किया गया था फैक्ट से रिलेटेड, इसको फैक्ट कंप्लीटली नहीं बताया गया था, इसको मिसलीड किया गया था, इसको गलत फैक्ट बताया गया था और उससे कंसीलमेंट किया गया था फैक्ट के बारे में, क्योंकि यहां पर ये जेड की प्रॉपर्टी थी और ये ए की प्रॉपर्टी नहीं थी, और ए पर्सन चाहता था कि मैं जेड की प्रॉपर्टी को चुरा लूं, और ये जैसे ही इसके पोजीशन में आती है प्रॉपर्टी और ये चुरा कर भाग जाता है, तो यहां पर ए पर्सन लायबल माना जाएगा, ये बी पर्सन लायबल नहीं माना जाएगा, चाहे इसकी कितनी भी एज हो, क्योंकि यहां पर इसको फैक्ट के बारे में नहीं बताया गया था पूरी तरह, इसको मिसलीड किया गया था फैक्ट से, तो इसी वजह से ए पर्सन थेफ्ट के लिए लायबल होगा, बी पर्सन नहीं होगा। तो डी इलस्ट्रेशन भी आपको अब क्लियर हो गई होगी। जो एक्सप्लेनेशन 3 में मैंने आपको 4 इलस्ट्रेशन बताई है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। जो इलस्ट्रेशन की लैंग्वेज है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर कौन पर्सन लायबल होगा, कौन पर्सन लायबल नहीं होगा। अब चलते हैं फोर्थ एक्सप्लेनेशन पर। जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन है यहां पर ये बता रही है द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। जो एक्सप्लेनेशन 4 है यहां पर ये क्या बता रही है, अब इसको भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से क्लियर करा देता हूं, उसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए एक पर्सन होता है और ये बी को इंस्टिगेट करता है, इसको उकसाता है कि तू क्या कर जेड पर्सन का, ये जेड पर्सन है यहां पर, ठीक है। ए पर्सन क्या करता है, बी पर्सन को इंस्टिगेट करता है, इसको उकसाता है कि तू जेड पर्सन का मर्डर कर दिया, जेड पर्सन को जान से खत्म कर दिया। और बी पर्सन फिर क्या करता है, सी पर्सन को इंस्टिगेट करता है कि तू क्या कर जेड पर्सन की डेथ कोज कर दे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए पर्सन इंस्टिगेट कर रहा है बी को और बी पर्सन किसको इंस्टिगेट कर रहा है, सी को, और सी फिर क्या करके आ रहा है, मर्डर करके आ रहा है। तो यहां पर जैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, 2 बार अबेटमेंट हो रही है। यहां पर बी पर्सन ने इंस्टिगेट किया सी को और ए पर्सन ने इंस्टिगेट किया बी को, तो यहां पर 2 बार अबेटमेंट हो गई। तो यहां पर ये तीनों ही लायबल माने जाएंगे इस जेड पर्सन की डेथ कोज के लिए, क्योंकि यहां पर ए पर्सन को अबेटर मान लिया जाएगा, ए पर्सन ने अबेट किया है, ए पर्सन ने उकसाया है बी पर्सन को, तो इसको यहां पर अबेटमेंट के लिए मान लिया जाएगा जो भी इसने ऑफेंस कमिट किया है सी पर्सन ने, और बी पर्सन ने इंस्टिगेट किया सी को, तो यहां पर अबेटर माना जाएगा फिर बी को, ठीक है, और फिर इसको भी ऑफेंस के लिए कमिट कर दिया जाएगा जो भी ऑफेंस कमिट किया है सी पर्सन ने। अब सी पर्सन ने यहां पर मर्डर कर दिया,
किसका? Z% का। C% को यहाँ पर Z के मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। अब जो इसने मर्डर किया है सेम उसी तरह से इनको भी सजा मिलेगी। मर्डर किया है तो C% ने, तो इनको भी वही सजा मिलेगी। तो ये तीनों ही यहाँ पर लायबल माने जाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो एक्सप्लेनेशन 4 यहाँ पर क्या बता रही है, इंस्टिगेट करके फिर दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करना, तो वो सभी पर्सन इसमें लायबल होंगे, चाहे वो एक दूसरे को करते रहे, कितना भी करते रहे। A% उसको करे, B% उसको करे, A% B को करे, B% C को करे, C% D को करे, D% E को करे। अगर यहाँ पर ये चेन सिस्टम बना हुआ आ रहा है तो जितने भी उस चेन सिस्टम में इंक्लूड होंगे पर्सन, वो सभी यहाँ पर लायबल होंगे जो एक दूसरे को अबेटमेंट कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन 4 यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर वो सभी अबेटर मान ले जाएंगे जो अबेट कर रहे हैं किसी अदर पर्सन को। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन 5 में। जो एक्सप्लेनेशन 5 है ये यहाँ पर बता रही है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। देखिए यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी वर्ड आया, जो अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी होती है, जो एक दूसरे को मतलब कि उकसाते हैं, तो उसको भी यहाँ पर अबेटर मान लिया जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट इट्स। अब इस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको मैं अभी समझाऊंगा, पहले आप पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़िए। इट इज सफिशिएंट if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं जो एक्सप्लेनेशन 5 यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर जो A% होता है, A% B%, ये दोनों यहां पर प्लानिंग करते हैं कि हम Z% की यहां पर डेथ कोस करेंगे, Z% को हम जार से खत्म कर देंगे, इसका मर्डर कर देंगे। तो यहां पर ये दोनों कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है यहां पर। और फिर B% ये इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी की है। अब B% C% को बोल देता है कि तू Z% की डेथ कोस कर दे, इसका मर्डर करिए। अब ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था, ये C% इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था, स्टार्ट इन दोनों ने की थी, ठीक है। अब स्टार्ट इन दोनों ने की थी और B% ने C% को बोल दिया। और जब B% ने C% को बोला कि तू इसका Z% का मर्डर करिए, तो फिर ये C% क्या करता है, C% अपने किसी फ्रेंड को बोल देता है, D% को बोल देता है, जो उसका फ्रेंड होता है C% का D फ्रेंड होता है। अब ये D% इसका मर्डर कर आता है। अब ये D% है जो, और ये जो C% है, इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी में तो शामिल नहीं थे, ये इनडायरेक्ट वे में यहां पर एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी यहां पर लायबल माना जाएगा जो यहां पर ये एक्ट कर रहे हैं। हालांकि इसको तो लायबल माना जाएगा और इसको भी लायबल माना जाएगा, लेकिन इन दोनों ने तो कॉन्स्पिरेसी की थी। अब ये दोनों तो कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थे, तो इन दोनों को भी मान लिया जाएगा कि ये इनडायरेक्ट वे में यहां पर कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, और इन चारों को यहां पर मर्डर के लिए, जेड के मर्डर के लिए लायबल ठहरा दिया जाएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन 5 है थोड़ा घुमा फिरा कर दिया हुआ है, लेकिन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जिस तरह से मैंने आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करी है, जो कि एक्सप्लेनेशन में इलस्ट्रेशन बताई भी गई है। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हुआ है, जो मैंने 5 एक्सप्लेनेशन इसमें बताई है, अगर फिर भी आपको नहीं क्लियर हुई है, सो प्लीज एक बार बैराक लैंग्वेज को पढ़ लेना, जो इसमें इलस्ट्रेशन दी हुई है उसको एक बार पढ़ लेना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर अबेटर होता कौन है, और जो इसमें मैंने 5 एक्सप्लेनेशन बताई है ये यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रही है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अबेटर होता कौन है। हालांकि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, लेकिन क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलती रहे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 47 को। ओके बाय।